साथियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर एवं निदेशक शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, एक बार पुनः आपके साथ उसी आशा के साथ उपस्थित हुआ हूं कि आज मनोविज्ञान की विभिन्न इकाइयों की जो चर्चा की श्रृंखला हमने आरंभ की है, उसी श्रृंखला को आप पुनः उसी तन्मयता के साथ सुनेंगे और विद्यार्थियों को कक्षा-कक्ष में लाभान्वित कर सकेंगे। दोस्तों, पिछली चर्चा में हमने बुद्धि के प्रकृति और बुद्धि के 2 सिद्धांतों की चर्चा हमने की, एक कारक सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत। अल्फ्रेड बिने जो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जो बुद्धि के जनक भी माने जाते हैं, उन्होंने एक कारक सिद्धांत दिया। उनकी उस सिद्धांत की अपनी विशेषताएं हैं और द्विकारक की सिद्धांत की भी अपनी विशेषताएं हैं, क्योंकि जैसा कि हमने चर्चा में कहा था, हर मनोवैज्ञानिक का अपना-अपना अनुसंधान है और हर मनोवैज्ञानिक ने ये जो अनुसंधान किए हैं, वो जिस काल, समय, परिस्थिति, न्यादर्श पर किए हैं, उसी के आधार पर उन्होंने उसके परिणाम प्रतिपादित किए हैं और उसी के आधार पर हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। उसी श्रृंखला में आज एक नया सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, उसको बहुतत्व सिद्धांत भी कहते हैं, मल्टी फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, मल्टी एलिमेंट थ्योरी भी कहते हैं। उस सिद्धांत की चर्चा आज हम करेंगे और इस बहुकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, प्रवर्तक हैं, ई.एल. थॉर्नडाइक। दोस्तों, हमें हर सिद्धांत को जिस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है, उसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आजकल परीक्षा पद्धति भी बड़ी व्यापक हो गई है। हम केवल यहाँ पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही वस्तुओं को नहीं सुनते, हमें उन परीक्षाओं के आधार पर भी हमको अपने आप को समायोजित करने की आवश्यकता है, अपने आप को उसी तरह से विकसित करने की आवश्यकता है। आजकल बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, एक शब्द प्रश्न आते हैं, रिक्त स्थान के प्रश्न आते हैं, उसमें ये छोटी-छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। आपसे पूछा गया बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो नाम आपको ध्यान आना चाहिए। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ई.एल. थॉर्नडाइक। ई.एल. थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ये क्या कहा? थॉर्नडाइक कहते हैं, मैं एक कारक, द्विकारक नाम की किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करता। ठीक है साहब, उनकी अपनी रिसर्च है। वो कहते हैं, मैं किसी एक कारक या द्विकारक सत्ता को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने कहा, बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है और इन स्वतंत्र कारकों में से प्रत्येक कारक विशिष्ट मानसिक योग्यताओं का आंशिक प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम कह नहीं सकते कि किसी एक कारक या द्विकारक से मनुष्य की बुद्धि संचालित होती है। ठीक। वो कहते हैं, हर एक कारक के भीतर जी और एस विद्यमान है। कोई मनुष्य गणित का काम कर रहा है तो वहां उसकी आंकिक बुद्धि काम कर रही है। आंकिक बुद्धि के लिए परिस्थिति जी की क्या है और एस की क्या है, वो अपनी परिस्थिति है। अगर वो चित्र बना रहा है तो चित्र बनाने के लिए वहां कौन सा एस का तत्व काम कर रहा है, वो उस ऑब्जेक्ट के अनुरूप बात होगी। वो अगर घर में कोई वस्तु खराब हो गई और वस्तु को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और वस्तु को ठीक करने के दौरान उसको वहां पर कौन कौन सी मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो न जाने कौन सा एस का तत्व या जी का तत्व काम उसको मदद कर रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। घर में एक वस्तु टूट गई है, झाड़ू लगा रहा है और झाड़ू की पंक्तियां वो टूट गई हैं और उसको वापस जोड़ना है और उस समय अपनी बुद्धि लगा रहा है। न जाने कौन कौन सी क्रिया छोटी बड़ी नहीं होती, हर समस्या उसके सामने एक जटिल रूप में लेकर आती है और हर समस्या की प्रकृति के अनुरूप, उस ऑब्जेक्ट की प्रकृति के अनुरूप वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा जी का तत्व या कौन सा एस का तत्व अपनी भूमिका निभाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। थॉर्नडाइक का यह मानना है। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार आप एक कारक या द्विकारक का बाइफर्फिकेशन नहीं कर सकते। वो कहते हैं, ऐसे अनेकों तत्व अपनी भूमिकाएं निभाते हैं और उन तत्वों को सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं, बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है और उन सभी स्वतंत्र कारकों में विशिष्ट मानसिक योग्यताओं का आंशिक प्रतिनिधित्व होता है और उसी के आधार पर बुद्धि संचालित होती है। यह भी अपने आप में कभी कभी हमें लगता है कि थॉर्नडाइक जो ये बात कर रहे हैं, वो बात भी अपने आप में सटीक बात कर रहे हैं। अब उसके आधार पर थॉर्नडाइक कहते हैं कि भाई, मैं तो एक कारक की बात नहीं करता हूं, द्विकारक की बात नहीं करता हूं।
मनुष्य दुनिया में जन्म लिया है और दुनिया में जन्म लिया है, उसको हमने समाज का नाम दिया है। तो अब बुद्धि कहां कहां काम करेगी और किस रूप में काम करेगी, उसको आधार मानकर थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बता दिए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बता दिए, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामान्य बुद्धि। वो कहते हैं 3 परिस्थितियों के अलावा कोई चौथी परिस्थिति हो नहीं सकती। देखते हैं साहब कैसे नहीं हो सकती। जो वो बात कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो शायद हम बालक को ध्यान में रखकर, पृष्ठभूमि में रखकर अगर उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे जहन में कक्षा का वो बालक चलेगा और परिभाषा को हम यहाँ पर उसके साथ लिंकअप करके हमको समझने में मदद मिलेगी। पहला है मूर्त बुद्धि। यह मनुष्य की वह बुद्धि है जिसमें कोई वस्तु या परिस्थिति उसके सामने होती है और उसका विश्लेषण करता है, और उसे मौलिक या गत्यात्मक बुद्धि भी कहते हैं। यहां वस्तु से मतलब ऑब्जेक्ट उसके सामने है, दिखाई पड़ रहा है। ये रिमोट मेरे पास है, रिमोट गिर गया, टूट गया, बैटरी निकल गई, चल नहीं रहा है, ये बटन दब गई है, या ये वो बैटरी इधर हो गई है, या क्या हो गया है, चीज सामने है, वस्तु दिखाई पड़ रही है। और वस्तु दिखाई पड़ रही है, इसलिए यहां मुझे बुद्धि को संचालित करने में ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। तो कहते हैं कि एक तो स्थिति वो है जब मनुष्य के सामने ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है, परिस्थिति सामने है, और परिस्थिति सामने है तो बुद्धि के भीतर जो एनालिटिकल पावर है, जो विश्लेषण करने की जो अद्भुत क्षमता जन्मजात उस मनुष्य को मिली हुई है, उस जन्मजात अद्भुत क्षमता का इस्तेमाल करते हुए उस सामने दिखाई पड़ने वाले ऑब्जेक्ट को समझकर वो समस्या का समाधान करता है। उसका नाम थॉर्नडाइक ने दिया मूर्त बुद्धि, और इसे मौलिक या गत्यात्मक बुद्धि भी कहते हैं। डायनेमिक, परिस्थिति सामने आई, परिस्थिति क्षण में बदली और क्षण में उसने अपने उस नई परिस्थिति का इस्तेमाल कर लिया, अपनी उस विश्लेषणात्मक क्षमता का इस्तेमाल कर लिया, उस समस्या का समाधान भी कर लिया। तीसरी परिस्थिति नहीं सामने आई, फिर नया समाधान कर लिया, इसलिए इसको गत्यात्मक बुद्धि भी कहा गया है। और ये मूर्त बुद्धि दुनिया में हर मनुष्य के पास होती है। तो पहला प्रकार जो थॉर्नडाइक ने बताया अपने आप में सटीक है। दूसरा प्रकार अमूर्त बुद्धि, नाम से स्पष्ट, वहां मूर्त और यहां अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। यह मनुष्य की वह योग्यता है जिसमें कोई वस्तु या परिस्थिति सामने नहीं होती और उसे चिंतन के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से अमूर्त रूप से विचार करना होता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया ना कि रिमोट मेरे हाथ में है, ये झाड़ू मेरे हाथ में है, ये चित्र मेरे हाथ में है। यहाँ वस्तु है नहीं, रिमोट हाथ में है नहीं, वो झाड़ू हाथ में है नहीं, वो चित्र हाथ में है नहीं, कोई परिस्थिति ऑब्जेक्ट सामने है नहीं। कल्पना में इमेजिन करना पड़ रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसा दिख रहा होगा, इस तरह से वो टूटा होगा, ऐसे ऐसे वो वायर निकल गया होगा। न जाने कितना इमेजिनेशन काम में लेना है, वो कल्पना करनी है, वो इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है, चिंतन करना है, एनालिटिकल पावर भी यूज करना है, सिंथेटिकल पावर भी यूज करना है, और चिंतन के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से समस्या का समाधान करना है। ये अपने आप में एक अद्भुत शक्ति है। हमने अमूर्त चिंतन की योग्यता, है ना, फ्रीमैन ने 4 प्रकार की योग्यताओं की बात की थी, तब हमने अमूर्त चिंतन की योग्यता भी बात की थी, और हमने कहा था जिसके पास जो अमूर्त चिंतन की क्षमता है वो उतना ही बुद्धिमान माना जाएगा। थॉर्नडाइक भी वहां यही बात कर रहे हैं। तो मनुष्य के सामने या तो ऑब्जेक्ट है तो बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, वो मूर्त बुद्धि, और ऑब्जेक्ट नहीं है और इमेजिनेशन करना पड़ रहा है और बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, वो अमूर्त बुद्धि। और तीसरी बात, वो कौन है? मनुष्य है। कहां जन्म लिया है? समाज में जन्म लिया है। किनके साथ अनुक्रिया करनी है? मनुष्य के साथ अनुक्रिया करनी है। किनके साथ व्यवहार करना है? मनुष्य के साथ करना है। वो मनुष्य कौन है? वैयक्तिक विभिन्नताओं से युक्त मनुष्य उसके सामने है। हर एक के पास अपनी अपनी सोचने समझने की क्षमता, कला है, और उन सब के साथ उनकी योग्यताओं को समझते हुए, उनके संवेगों को समझते हुए व्यवहार करना है, और उनके साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को समायोजित सिद्ध करते हुए उनके भीतर अपना एक स्थान बनाना है। वो कला क्या है? वो कला सामाजिक बुद्धि है।
थॉर्नडाइक इसे सामाजिक बुद्धि कहते हैं। तो यह मनुष्य की वह योग्यता है जो उसे अन्य व्यक्तियों को समझने तथा उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता प्रदान करती है। अब बताइए चौथी कोई परिस्थिति आती है तो, एक तो दुनिया के साथ व्यवहार, और एक ऑब्जेक्ट सामने है तो व्यवहार, और एक ऑब्जेक्ट सामने नहीं है तो व्यवहार। इसलिए थॉर्नडाइक ने अपना जो अनुसंधान किया उस और अपना जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, बहुकारक सिद्धांत, उसके आधार पर ये बुद्धि के जो 3 प्रकार बताए हैं वो अपने आप में चरितार्थ सिद्ध होते हैं, और अपने आप में ये जो परिस्थितियाँ साक्षात कक्षा कक्ष में आज भी हमें दिखाई पड़ती हैं, समाज में हम जहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मनुष्य के साथ व्यवहार कर रहे हैं, हमें प्रत्येक मनुष्य के साथ व्यवहार करने में भी ये तीनों बुद्धि के प्रकार जो हमारे भीतर जहन में स्थापित हुए हैं और जिसको हम समझ सके हैं, वो भी हमें उन मनुष्य को समझने में मदद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जो चर्चा है वो संपूर्ण मानव जाति को समझने में हमें मददगार सिद्ध होगी, और कक्षा कक्ष में हमारे बालक को भी हमें समझने में मददगार सिद्ध होगी। उसी अपेक्षा के साथ एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।